नमस्कार बच्चों। आज के भाग में मैं आप सभी से नेचुरल फोर्सेस को डिस्कस करने जा रहा हूं। नेचुरल फोर्सेस, प्राकृतिक बल। नेचुरल फोर्सेस को हम सभी फंडामेंटल फोर्सेस भी कहते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम सभी यह जान लें कि ये फोर्स क्या होता है तो ज्यादा बेहतर होगा। बच्चों, यदि कोई गेंद आपकी डायरेक्शन में आ रहा है, वह गति में है, और उसे यदि आप रेस्ट में लाना चाहते हो तो आप क्या करते हो? आप उसके सामने आप अपने हैंड को लाते हो और फिर आपके हैंड के द्वारा, हाथ के द्वारा उस पर बल लगता है, और फोर्स लगने के बाद उस पर जो फोर्स आप अप्लाई करते हो, तो फोर्स अप्लाई होने के कारण से उसकी जो मोशन का स्टेट था वह चेंज कर जाता है, वह मोशन से रेस्ट की कंडीशन में आ जाता है। तो बच्चों, इस फिनोमेनन में क्या हुआ? ट्रांसलेटरी मोशन का स्टेट चेंज करता है। उसी तरीके से मान लें कि आपके हाथ में कोई गेंद है, वह रेस्ट की कंडीशन में, और उसे आप मोशन में लाना चाहते हो, तो आप क्या करते हो? उस गेंद पर आप फोर्स लगा देते हो, फोर्स एग्जर्ट करते हो, और फोर्स लगाने के बाद वह जो बॉल है जो कि रेस्ट के कंडीशन में था, वह मोशन में आ जाता है। तो बच्चों, इस एग्जांपल से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि फोर्स जो है वह ट्रांसलेटरी मोशन की स्टेट को चेंज करने का कारण होता है। यानी जिस कारण से ट्रांसलेटरी मोशन का स्टेट बदलता है, वह कारण ही फोर्स होता है। बच्चों, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो जाहिर सी बात है कि अब आप अगर इसे डिफाइन करना चाहते हो तो कैसे डिफाइन कर सकते हो? तो आप बिल्कुल आसानी से डिफाइन कर सकते हो, जैसा कि मैंने यहां पर आपको लिख दिया है कि फोर्स इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच व्हेन एक्ट्स ऑन ए सिस्टम आइदर चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द इनिशियल स्टेट ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। यानी फोर्स वह फिजिकल क्वांटिटी होता है जो किसी भी निकाय पर लगने के बाद उसकी ट्रांसलेटरी मोशन की स्टेट को या तो चेंज कर देता है या चेंज करने की प्रयास करता है, कोशिश करता है। अब बच्चों, आप आगे बढ़ो तो आप यह भी बता सकते हो, फोर्स इज ए बेसिक कॉज ऑफ चेंजिंग ऑफ स्टेट ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। यानी फोर्स जो है वह ट्रांसलेटरी मोशन के स्टेट को चेंज करने का मूल कारण होता है। बच्चों, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट में यहाँ डाल दिया है, फोर्स इज वेक्टर विथ डायमेंशनल फार्मूला। तो फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला है बच्चों, वह होता है mL⁻²। ये रहा फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला, आप देख सकते हो। यूनिट्स ऑफ फोर्स का अगर आप देखना चाहते हो तो फोर्स की जो एसआई यूनिट होता है बच्चों, उसे न्यूटन कहते हैं, न्यूटन। और न्यूटन यहाँ पर यूनिट है, इसलिए इसके सिंबल कैपिटल एन होगा। लेकिन जब भी आप फोर्स की यूनिट न्यूटन लिखोगे तो उसे आप स्मॉल एन से लिखोगे। अगर आप कैपिटल एन का यहाँ पर यूज करते हो तो वह बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक यूनिट को स्मॉल लेटर में ही लिखा जाता है। फोर्स की अगर सीरियस यूनिट आप देखो तो फोर्स की सीरियस यूनिट होता है डाइन। यहाँ आप देख सकते हो, फोर्स की सीरियस यूनिट को डाइन कहा जाता है। फोर्स की जो एफपीएस यूनिट होता है बच्चों, इसे कहा जाता है पाउंडल। और पाउंडल का जो सिंबल होता है, इसका जो नोटेशन है वह डीएलबी के द्वारा पाउंडल को डिनोट किया जाता है। अब बच्चों, आपके मन में यह सवाल हो रहा होगा कि आखिर 1 न्यूटन में कितने डाइन्स होते हैं? तो बच्चों, आप देख सकते हैं 1 न्यूटन जो होता है 10⁵ डाइन्स के इक्वल होता है, और 1 डाइन जो है 10⁻⁵ न्यूटन के बराबर हो जाएगा इस रिलेशन के अनुसार से। अब आपके मन में सवाल हो रहा है कि 1 पाउंडल कितना होता है? तो ये जो 1 पाउंडल है ये 0.1383 न्यूटन के इक्वल होता है। अब आइए, अब फोर्स के कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स को अगर आप देखें जिनका कि प्रयोग फोर्स की यूनिट के रूप में किया जाता है, तो उस लिस्ट में पहला है ग्राम फोर्स।
ग्राम फोर्स, जी से ग्राम और एफ से फोर्स, तो इसका सिंबल हो गया ZF ग्राम फोर्स। और 1 ग्राम फोर्स जो होता है बच्चों वो 9.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन के बराबर होता है। उसके बाद इसकी दूसरी यूनिट है ग्राम वेट, जी से ग्राम और WT से वेट, तो ये हो गया ग्राम वेट, इसे पढ़ा जाएगा ग्राम वेट। और यह 9.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन के ही बराबर होता है। अगला यूनिट आप देख सकते हो किलोग्राम फोर्स, यह भी फोर्स की यूनिट है। किलोग्राम फोर्स, किलोग्राम के लिए सिंबल होता है केजी और फोर्स के लिए एफ, तो आप कह सकते हो KgF, दैट मीन किलोग्राम फोर्स। और यह 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। अगला यूनिट आप देख सकते हो किलोग्राम वेट, केजी से हो गया किलोग्राम और WT से हो गया वेट, तो KgWT दैट मीन किलोग्राम वेट। और 1 किलोग्राम वेट जो होता है वो 9.8 न्यूटन के इक्वल होता है। आइए इसके बाद मैं आपसे डिस्कस करता हूं टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस को। टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। बच्चों फंडामेंटल फोर्स 4 टाइप के होते हैं, 4 बेसिक कॉज हैं फोर्स के लगने के। उसमें से पहला जो फंडामेंटल फोर्स है वो कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा जो फंडामेंटल फोर्स है वह कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा जो फंडामेंटल फोर्स है उसे न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स या न्यूक्लियर फोर्स भी कहते हैं। और चौथा जो फंडामेंटल फोर्स है बच्चों वो है न्यूक्लियर वीक फोर्स। तो ये 4 प्रकार के फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। पहला ग्रेविटेशनल, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है हिंदी में। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसे विद्युत चुंबकीय बल कहा जाता है। तीसरा न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स, नाभिकीय बड़ा बल। और चौथा हो गया न्यूक्लियर वीक फोर्स, नाभिकीय अल्प बल। तो बच्चों 4 प्रकार के फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। अब आपके मन में ये सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि आखिर ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स क्या है और न्यूक्लियर वीक फोर्स क्या है। तो आइए इसमें से सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूं ग्रेविटेशनल फोर्स को। तो बच्चों 2 पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरएक्शन का फोर्स लगता है, यानी एक पार्टिकल जो दूसरे पार्टिकल पर फोर्स लगाता है, यदि वह फोर्स उनके मास के कारण से लगता है, 2 पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स यदि मास के कारण लगता है तो वह फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। तो मुझे क्या लिखना चाहिए, आप यहां कर सकते हो कि इट इज ए फोर्स ऑफ इंटरएक्शन बिटवीन 2 पार्टिकल्स which appear due to their masses, due to their masses। यहाँ मैं due to their masses यहाँ मैं कर रहा हूँ, यानी उनके मास के कारण से यह फोर्स लगता है। अब सवाल ये है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये होता कितना है। ताकि बच्चों इसके लिए मैं मान लेता हूँ कि ये एक पार्टिकल का मास है m1 और यहाँ एक दूसरा पार्टिकल है, इसकी मास है m2। ये 2 पार्टिकल एक दूसरे के साथ जिस सेपरेशन पर है उस सेपरेशन को यदि आप स्मॉल r कर देते हो बच्चों, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अनुसार से ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है मैग्नीट्यूड में, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों की मास की प्रोडक्ट का, यानी m1 इंटू m2। और ये जो सेपरेशन है, इस सेपरेशन के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ हो जाएगा r²। और बच्चों यदि आप प्रोपोर्शनली हटाते हो तो यहाँ पर एक लग जाता है कांस्टेंट कैपिटल C, जिसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। यह यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मीनिंग यह होता है बच्चों कि इस कांस्टेंट का वैल्यू यूनिवर्स के हर एक प्लेस के लिए बिल्कुल बराबर होता है, तो ये को बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो तो आप यहाँ पर लग जाएगा C, और ये हो गया m1, ये हो गया m2 बाय r²। तो ये रहा ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड।
तो यहां पर आप ये जिक्र कर सकते हो कि वेयर कैपिटल V इक्वल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बच्चों ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है। ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी एसआई सिस्टम में जो वैल्यू होता है वो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर के बराबर होता है। तो बच्चों आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू याद रखना। अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स को निकालना चाहते हो, मेजर करना चाहते हो, तो आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू याद रखना होगा। एसआई सिस्टम में इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर के बराबर होता है। अब आप ये भी समझ सकते हो कि यहाँ पर ये जो फोर्स है, इस फोर्स कांस्टेंट का, ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आप देखो बच्चों एसआई सिस्टम में 10⁻⁻11 के ऑर्डर में यह कांस्टेंट बहुत छोटा होता है। इसीलिए दो पार्टिकल्स के बीच में या दो स्फेरिकल बॉडीज के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स हम सभी निकालते हैं, तो यह आपको तब महसूस होता है जबकि कम से कम किसी एक बॉडी का मास बहुत बड़ा हो। आप समझ सकते हो यदि एक बॉडी का मास 10⁻11 या 10⁻12 किलोग्राम में और दूसरे बॉडी का मास 1 किलोग्राम में होगा तो फोर्स आपको लगभग ये 6.6 न्यूटन के इक्वल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों अब इसकी आप प्रॉपर्टीज को देख सकते हो। इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स की? तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है, इट इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों, ये अट्रैक्शन का फोर्स है, आकर्षण का बल है। तो अट्रैक्शन फोर्स होने का क्या मीनिंग है? अट्रैक्शन फोर्स होने का मीनिंग ये हुआ, M1 जो M2 पर फोर्स लगाएगा तो वह इस डायरेक्शन में यह फोर्स लेगा, ये रहा फोर्स F2, और M2 जो इस पर फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ये हो जाएगा आपका F1। यानी दोनों ही एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए अट्रैक्टिव फोर्स या एक अट्रैक्शन का फोर्स होता है। उसके बाद आप दूसरा पॉइंट आप देखिए, इट इज इंटर म्यूचुअल फोर्स। ये बच्चों इंटर म्यूचुअल का मतलब होता है परस्पर एक दूसरे पर लगने वाला बल। चूंकि यह बल M1 M2 पर लगाता है और M2 M1 पर लगाता है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटर म्यूचुअल फोर्स कहा जाता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वह इंटर म्यूचुअल फोर्स होता है। अब आप अगली प्रॉपर्टी देखिए, इट इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स। तो बच्चों ये लॉन्ग रेंज फोर्स कहने का मीनिंग क्या है? यानी दो पार्टिकल्स के बीच में, यानी दो मास के बीच का सेपरेशन अगर बहुत बड़ा हो जाता है तब भी यह फोर्स लगता है, इसलिए इसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज फोर्स, इसको कहते हैं, यानी लंबी दूरी तक यह फोर्स लगता है। इट इज ए सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स कहने का क्या मीनिंग है? क्यों यह सेंट्रल फोर्स है बच्चों? क्योंकि जो पार्टिकल ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसी के सेंटर के डायरेक्शन में लगता है। यानी M1 जो M2 पर फोर्स लगाता है, जिस फोर्स की डायरेक्शन M1 की सेंटर की डायरेक्शन में, M2 जो फोर्स M1 पर लगाता है तो वह M2 के डायरेक्शन में, M2 का जो सेंटर है उसकी डायरेक्शन फोर्स लगता है, इसलिए इसे कहा जाता है सेंट्रल फोर्स कहा जाता है। अगली प्रॉपर्टी देखिए, इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स अर्थात ग्रेविटेशनल फोर्स जो वह एक संरक्षी बल है। ये कंजर्वेटिव का मीनिंग क्या है बच्चों? कंजर्वेटिव का मीनिंग ये है कि जब भी आप ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क निकालते हो तो यह केवल इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। पार्टिकल्स की मोशन का पाथ क्या है, वह स्ट्रेट लाइन है या कर्व लाइन है, उस पर यह डिपेंड नहीं करता है, इसलिए यह कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। अगली प्रॉपर्टी देखिए, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। तो बच्चों ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का वैल्यू थ्रू आउट यूनिवर्स यानी पूरी ब्रह्मांड के हर एक प्लेस पर बराबर होता है, इसलिए यह जो फोर्स है यह मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है। मीडियम के बदलने से ग्रेविटेशनल फोर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए यह मीडियम इंडिपेंडेंट होता है। इट अप्रिशिएट्स ओनली व्हेन मास ऑफ एटलीस्ट वन बॉडी इज वेरी लार्ज। जैसे इसके जिक्र तो मैंने आपके साथ कर ही लिया है
कि ग्रेविटेशनल फोर्स आपको केवल तभी महसूस होता है, केवल तभी आपको आभास होता है जबकि दो में से कम एक बॉडी का या एक पार्टिकल का मास है वो बहुत बड़ा होता है। तो बच्चों ये था ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टी को मैंने आपके साथ डिस्कस किया और अब बारी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, तो मैं इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स विद्युत चुम्बकीय बल। बच्चों दो पार्टिकल्स के बीच उनके चार्ज के कारण से जो फोर्स लगता है, दो पार्टिकल्स के बीच चार्ज के कारण जो फोर्स लगता है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। तो मुझे क्या लिखना चाहिए, आइए मैं स्पष्ट कर दिया हूं यहां पर कि इट इज ए फोर्स ऑफ इंटरेक्शन between two particles which appear due to their charges, यानी दो पार्टिकल्स के बीच में चार्ज के कारण से आने वाला फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। इट इज ऑफ बोथ नेचर अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। तो बच्चों ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है यह अट्रैक्शन और रिपल्सन, आकर्षण और विकर्षण दोनों प्रकृति का होता है। इसीलिए क्योंकि चार्ज के दोनों नेचर होते हैं, चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, चार्ज नेगेटिव हो सकता है, चार्ज में पॉजिटिव और में नेगेटिव। दिस इज व्हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में अट्रैक्टिव और में रिपल्सिव, चार्ज दोनों नेचर का होता है, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है इसके दोनों नेचर होते हैं। अगला इसकी प्रॉपर्टी देखिए, इट इज इंटर म्यूचुअल फोर्स। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बच्चों ये भी इंटर म्यूचुअल फोर्स है। अब आइए जरा इसे हम आपको डायग्राम के द्वारा समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज इसका है Q1, एक दूसरा पार्टिकल यहाँ पर है और इसकी चार्ज है Q2। दो पार्टिकल, दोनों के बीच का सेपरेशन स्मॉल r है। तो जैसा कि आपने देखा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वह दो पार्टिकल्स के मास के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो उसी तरह से ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होते हैं, दो चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट के कंडीशन में हैं, तो उनके बीच जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है उसे प्रायः इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है बच्चों ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज की प्रोडक्ट का एब्सोल्यूट वैल्यू का। एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पर इसलिए लग जाता है, इसलिए क्योंकि चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दो ही नेचर के होते हैं इसलिए। और फिर दोनों के बीच का जो सेपरेशन है r, इसकी स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो एफ प्रोपोर्शनल अंडर मॉडुलस Q1 Q2 बाय r स्क्वायर हो गया। अगर आप प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो यहाँ भी एक कांस्टेंट लगेगा, तो फिजिकल टू यहाँ मैं लिखता हूँ कांस्टेंट k Q1 Q2 अंडर मॉडुलस बाय r स्क्वायर। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि वेयर k इक्वल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। तो बच्चों ये जो k यहाँ पर कांस्टेंट है, जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहा जाता है। बच्चों ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है यह मीडियम डिपेंडेंट फोर्स है, इसलिए k का वैल्यू अलग अलग मीडियम में अलग अलग आता है। तो मैं यहाँ पर वैक्यूम में इसका क्या वैल्यू होगा उसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इन वैक्यूम k इक्वल 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो वैक्यूम में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट का वैल्यू होता वो होता 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर होता है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कांस्टेंट आप देख सकते हो, कांस्टेंट फैक्टर बड़ा है, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है दो पार्टिकल्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत बड़ा हो जाता है। अब आइए इसकी अगली प्रॉपर्टी आप देखिए। जैसे आपने पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रल फोर्स होता है,
तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है यह भी एक सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मीनिंग यह हुआ कि जो चार्ज पार्टिकल फोर्स एग्जर्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उसके सेंटर के टुवर्ड्स या आउटवर्ड ही लगता है, इसलिए इसे सेंट्रल फोर्स कहा जाता है। इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसके द्वारा जो वर्क डन होता है वह भी पाथ ऑफ मोशन पर डिपेंड नहीं करता बल्कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है, इसलिए यह एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इट इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स। दो चार्ज पार्टिकल के बीच का सेपरेशन अगर बड़ा हो जाता है तब भी यह फोर्स एक्ट होता है, इसलिए यह एक लॉन्ग रेंज का फोर्स है, यानी लंबा डिस्टेंस तक यह बल लगता है। इट इज मीडियम डिपेंडेंट फोर्स। मीडियम के बदल जाने से दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चेंज कर जाता है, इसलिए इसको कहते हैं मीडियम डिपेंडेंट फोर्स, यानी यह माध्यम पर निर्भर करता है। बिटवीन टू पार्टिकल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज मच लार्जर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दो पार्टिकल्स के बीच अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को निकालते हो तो वह ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा हो जाता है। तो बस ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की जानकारी, और इसके बाद दो फोर्स और बच जाते हैं, न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग और न्यूक्लियर वीक, उसे भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। अब आइए बच्चों हम सभी न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स को देखते हैं। यह रहा न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो बच्चों न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो बच्चों न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगता है उसे न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स कहा जाता है। आइए इसे हम लोग क्या लिखना चाहेंगे, हम सभी को क्या लिखना चाहिए? तो इट इज ए फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू न्यूक्लियस पार्टिकल्स, न्यूक्लियस में न्यूक्लियस पार्टिकल्स। तो सबसे पहले आप यह जान लें, इट एक्ट्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एंड बिटवीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो बच्चों ये जो न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स है वह प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है। अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये याद रखें, इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। तो बच्चों न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है, तो दो न्यूक्लियस के बीच का सेपरेशन भी बहुत छोटा होता है। तो ये जो न्यूक्लियर फोर्स है यह शॉर्ट रेंज का फोर्स होता है, और यदि दो न्यूक्लियस के बीच का सेपरेशन 10 to the power -15 मीटर, 10 पावर -15 मीटर के ऑर्डर में होता है, तो उस कंडीशन में ये न्यूक्लियर फोर्स होता है यह सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है तब जबकि सेपरेशन न्यूक्लियस के बीच का 10 पावर -15 मीटर होता है। बच्चों यदि सेपरेशन 10 पावर -15 मीटर से बढ़ता है या घटता है तो ये जो न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स है ये तेजी से घट जाता है। यानी अगर सेपरेशन 10 पावर -16 मीटर या 10 पावर -14 मीटर हो जाता है तो न्यूक्लियर फोर्स काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाता है, काफी ज्यादा डिक्रीज कर जाता है। अगले पॉइंट, यूजुअली इट इज अट्रैक्टिव। तो न्यूक्लियर फोर्स का जो नेचर बच्चों प्रायः अट्रैक्शन नेचर का होता है। अब आइए हम सभी जानते हैं न्यूक्लियर वीक फोर्स। तो न्यूक्लियर वीक फोर्स को हम सभी जानते हैं। तो ये जो न्यूक्लियर वीक फोर्स है बच्चों या स्लो रिएक्शन, न्यूक्लियस में जो स्लो रिएक्शन होता है, धीमा अभिक्रिया होता है, जैसे कि बीटा डीके की अभिक्रिया। तो बीटा डीके की जो अभिक्रिया होता है वह स्लो रिएक्शन कहलाता है, धीमा प्रतिक्रिया कहलाता है। तो वह फोर्स जिसके कारण से स्लो रिएक्शन होता है वह न्यूक्लियर वीक फोर्स कहलाता है। तो मुझे क्या लिखना चाहिए? यहाँ आप देखिए, इट इज ए फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लो रिएक्शन इन न्यूक्लियस लाइक बीटा नेगेटिव डीके इन शॉर्ट रेंज। तो अगर रेंज बहुत छोटा हो यानी काफी स्मॉल सेपरेशन हो तो बच्चों ये जो न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स है यानी न्यूक्लियर फोर्स जो है ये ग्रेटर हो जाता है
न्यूक्लियर वीक फोर्स से, यानी न्यूक्लियर वीक फोर्स से बड़ा होता है, और ये बड़ा हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से EF, और ये बड़ा हो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। यानी अगर स्मॉल रेंज हो तो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स जो होता है वो होता है न्यूक्लियर फोर्स, उससे छोटा न्यूक्लियर वीक फोर्स, और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उससे छोटा, और ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे छोटा अमाउंट का होता है। तो बच्चों आज मैंने आपसे फोर्स और फिर फंडामेंटल फोर्सेस के टाइप को डिस्कस किया है, और अगले दिन मैं आपके साथ, यानी अगले लेक्चर में मैं आपके साथ कॉमन फोर्सेस, जिसमें कि फ्रिक्शन, नॉर्मल, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स, इन सभी के बारे में मैं आपसे स्टडी करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।